सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। नाज़रीन, मुल्क भर में कोरोना की तबाहकारियाँ जारी हैं। आज कोरोना के लाखत खेजी के हवाले से बड़ा गंभीर दिन रहा। आज 100 हलाकतें हुई हैं और अगर हम बात करें तो ये कोरोना की तीसरी लहर का सबसे भारी दिन था। यानी कि मुल्क में अब तक 8 माह के बाद सबसे ज़्यादा अमवात आज रिपोर्ट हुई हैं। केसेस भी बढ़ रहे हैं और आप जानते हैं कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में दबाव सबसे ज़्यादा है। अस्पतालों में बहुत दबाव बढ़ चुका है, क्योंकि सिंध और बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में कदरे बेहतर सूरत हाल है। लेकिन ये कहा गया है NCOC की जानिब से कि एहतियात का दामन हाथ से ना छोड़ें। वायरस जो कि अभी भी हमारे दरमियान मौजूद है, वैक्सीन आ चुकी है, ये वैक्सीन लग भी रही है, लेकिन जाहिर है अभी इतने लोगों को वैक्सीन नहीं लगी है। और असद उमर ने जो कि मुख्तलिफ वज़राए आला को ख़त लिखा है, उसमें भी उन्होंने यही कहा है कि जो वबा की पहली और दूसरी लहर थी, सूबों ने बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई, लेकिन ये तीसरी लहर पहली और दूसरी लहर से ज़्यादा ख़तरनाक है। ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। अब जो खामियां नज़र आ रही हैं उन पर भी हम बात करेंगे कि हम एहतियात उस तरह से क्यों नहीं कर पा रहे। ये बरतानवी वायरस है क्या जो कि पंजाब में आया, अभी सिंध में खुदा का शुक्र है कि नहीं आया, लेकिन अगर ये आता है तो वज़ीर सेहत सिंध ये कहती हैं कि बड़ी तबाहकारियाँ मचा सकता है। इसलिए बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर्स मौजूद हैं। डॉक्टर सईद हैं डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी से, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ भी हमें ज्वाइन करें, पीडियाट्रिक हैं, मारूफ डॉक्टर हैं, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सईद साहब, मैं आपसे गुफ्तगू आगाज़ करना चाहूँगी। ये जो तीसरी लहर है कोरोना वायरस की, जो कि पहली और दूसरी लहर से ज़्यादा ख़तरनाक है, इसकी क्या वजह है? ये कितनी म्यूटेट हो चुकी है और ये बरतानवी वायरस क्या है जो पंजाब और KPK में आया? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में मदऊ करने का। यकीनन जिस तरह आपने अपना बताया कि तीसरी लहर की शुरुआत हो चुकी है और ये अभी तीसरी लहर की शुरुआत मैं बहुत बात करना चाहता हूँ कि तीसरी लहर में जो पिछली 2 लहरों के बनिस्बत एक नई चीज़ है वो है वेरिएंट्स। क्योंकि ये RNA वायरस है और ये जीनियाती तब्दीलियाँ वायरस में आती रहती है, और जो UK वेरिएंट्स है वो यूनाइटेड किंगडम में इस कोरोना वायरस में ऐसी तब्दीली आ गई है जो उस इलाके के हिसाब से फेवरेट है और ये ज़्यादा तेज़ी से फैलता है, क्योंकि इसका जो स्पाइक प्रोटीन है जो जिस्मानी खलिए से जुड़ता है वो ज़्यादा मजबूती से जुड़ रहा है बनिस्बत दूसरे जो प्रीवियस हमारे पास वायरस था, और उसकी वजह से वो बहुत तेज़ी से फैलता है। जो वो इंसान जिसमें ये वेरिएंट हो, जब वो खांसता है, छींकता है, तो बड़ी तादाद में वायरस खारिज करता है और इसकी कवरेज बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए हमें बहुत मोहतात रहना चाहिए, क्योंकि जिस तरह अभी खबरें आ रही हैं पंजाब के काफ़ी शहरों में इस वायरस जो वेरिएंट्स है उसकी शनाख्त और निशानदेही हो चुकी है। लकीली अब तक सिंध में निशानदेही नहीं हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फ्यूचर में ये नहीं आ सकता। तो हमें बहुत विजिलेंट रहना पड़ेगा, मोहतात रहना पड़ेगा और SOPs पे बहुत सख्ती से अमल करना पड़ेगा। अपनी जो टेस्टिंग सिस्टम है उसको स्ट्रिंजेंट करना पड़ेगा कि कहीं पे भी अगर अभी डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है वो एक दिन में कितने टेस्ट कर रही है? अगर हम बात करें उस शरह की जो पहली लहर में की जा रही थी, वो शरह आपने बढ़ाई है, बड़ी है या फिर उससे कम है अभी टेस्ट करने की? टेस्ट करने की शरह हमारी कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन लकीली क्योंकि ओवरऑल सिंध में वायरस की जो पॉजिटिव रेशो वो काफ़ी कम हो गई थी, तो टेस्ट ओवरऑल कम आ रहे हैं, लेकिन हम बिल्कुल तैयार हैं। 1000 टेस्ट की हमारी कैपेसिटी, हम उससे मजीद भी बढ़ा सकते हैं। अच्छा। लेकिन लकीली ये अच्छा है कि अब तक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट नहीं हुए, लेकिन हम बिल्कुल तैयार हैं। बाकी जो हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ सिंध बहुत क्लोजली वॉच कर रही है और डेली बेसिस पे मॉनिटरिंग हो रही है। जितने पॉजिटिव केसेस आते हैं हम गवर्नमेंट ऑफ सिंध को, हेल्थ डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करते हैं और वो एक एक बंदे को चेक करती है, अगर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करती है, और उससे ये फ़ायदा होता है कि कोई पॉजिटिव शख्स है तो उसको बाकायदा आइसोलेट किया जाता है। लेकिन जो वेरिएंट है हमें बहुत तेज़ी से इसको फोकस करना पड़ेगा और उस पर नज़र रखनी चाहिए। डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ साहब, हमने देखा अभी ज़ाहिर पिछले दिनों केसेस बच्चों में बहुत ज़्यादा हमने देखा कि पॉजिटिव जो शरह थी वो बढ़ गई। अभी खैबर मेडिकल जो यूनिवर्सिटी है उसकी तहकीकाती रिपोर्ट ये कहती है कि 25% बच्चे हैं उनमें कोरोना की तशख़ीस हुई, जिसमें 5 से 16 साल तक की उम्र के बच्चे हैं। बच्चों में क्या सिम्टम्स सेम होते हैं जो बड़ों में होते हैं, या डिफरेंट सिम्टम्स के साथ जो है वो कोरोना की तशख़ीस हो रही है?
आपको बताऊं कि आवाम को सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसको टेक इट सीरियस लेना चाहिए, जो आवाम नहीं ले रही है। खास बात ये, मैं आपको टेस्ट के बारे में बताता हूँ, सारी चीज़ें बताता हूँ। पहले तो ये है कि हमारी क्लिनिक्स में बच्चे जब आ रहे होते हैं तो वालिदैन तो मास्क पहन रहे होते हैं, लेकिन बच्चों को मास्क नहीं पहनाते हैं। वो समझ रहे हैं कि बच्चों को इन्फेक्शन नहीं लग रहा है, वो उनकी गलतफहमी है, उनकी मिथ है कि उनको उनकी कैरियर रेशियो जो है, पुराने वक्तों में जब हमने उनसे जब बात की, जब हम रिसर्च कर रहे थे, जब हमने सारी चीजें बताना शुरू की थी, तो उस वक्त बच्चे कैरियर समझ रहे थे कि हम कैरियर्स होंगे और वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे या उनको नुकसान नहीं होगा। लेकिन अभी अगर 2 वीक से आप देखें तो एक्सेस के रेशियोज, इनके अगर ब्लड टेस्ट करवाएं तो उनके रेशियोज वो बहुत खराब आ रहे हैं। उसमें फील यही हो रहा है कि ये कोविड के ही असरात हैं। रेशियो यही है कि मेन सिम्टम्स क्या हैं डॉक्टर इब्राहिम साहब, मेन सिम्टम्स क्या हैं बच्चों में? यही चीज बता रहा हूँ कि इनको रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन ही हो रही हैं, जस्ट लाइक वायरल नमूनिया ही प्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, एज अगर देखा जाए तो 100% आप हर हॉस्पिटल में कोविड के टेस्ट आपको नहीं मिलेंगे करने के लिए, क्योंकि वो एक्सपर्टीज नहीं है कि आप नेजल स्वैब बच्चे के अंदर किस तरह डालें। छोटे बच्चों में डालने में डर भी लग रहा होता है कि हर जगह ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है और उस तरह का पीसीआर आप पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ सकता। हम एक्सरेज से ही तशखीस कर रहे होते हैं और एक्सरेज से देख रहे होते हैं, तो पिक्चर यही मिलती है कि वायरल नमूनियाज की तरफ जा रहा होता है। साथ में जब हम सीआरपी कराते हैं, सी रिएक्टिव प्रोटीन कराते हैं, या साथ में सीबीसी कराते हैं, तो हमें वायरल पिक्चर ज्यादा मिल रही है। तो इससे हमें जो अंदाजा हो रहा है, और जो हम फ्यू इयर्स बैक हम जो नमूनियाज को ट्रीट करते थे, उसमें जिस तरह पैची इन्फिल्ट्रेशंस आती हैं और अभी जो पैची इन्फिल्ट्रेशंस आ रही हैं वो नीचे की तरफ, लंग्स की तरफ आ रही हैं, तो हमें शुबा यही हो रहा है, शक यही हो रहा है कि ये कोविड नमूनिया ही हो सकते हैं जिस तरह हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अच्छा, ट्रीटमेंट देखा जाए तो ट्रीटमेंट कुछ है नहीं, और ट्रीटमेंट करने के लिए हमारे पास बहुत रास्ते। मैं आती हूँ आपके पास, मैं आपसे पूछती हूँ कि अगर किसी बच्चे को इस तरह वालिदैन को नजर आए तो वो पहला ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं, जो जरूरी है कि कौन सी दवाइयाँ हैं जो दे सकते हैं? वापस आती हूँ आपकी जानिब। मुझे ज्वाइन किया डॉक्टर यासिर यूसुफजई ने, जो कि डायरेक्टर हैं KPK मेडिकल यूनिवर्सिटी। बहुत शुक्रिया आपको डॉक्टर साहब। जो ज़ाहिर खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल है ज़ाहिर अच्छी नहीं है, वहाँ भी बहुत केसेस आ गए हैं। शरह क्या है मुस्बत केसेस की, आप मुझे क्या बताएंगे? दूसरा ये कि अस्पतालों की क्या सूरत हाल है, और ये जो बरतानवी वायरस जिसका जिक्र किया जा रहा है पंजाब में आ गया है, तो क्या KPK में बरतानवी वायरस से मुतासर हुए हैं लोग, और ये है क्या वायरस? जी बहुत शुक्रिया आपका। मैं यहाँ पे 2 बातें करना चाहूँगा कि एक तो वाकई जो थर्ड वेव आई हुई है ये बहुत तेजी से फैल रही है। तो इस बरतानवी वायरस जो है वो एक कोरोना वायरस की एक म्यूटेटेड, यानी थोड़ी जीनाती तब्दीली जिसमें आ जाती है, यानी एक तब्दील शुदा फॉर्म है। इस वायरसेस में बहुत सारी तब्दीलियाँ आती हैं, लेकिन जब वायरस का कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाता है, यानी उसमें थोड़ी सी उसकी बीमार करने की सलाहियत मुतासिर हो जाती है या ज्यादा हो जाती है, इनसे एक से दूसरे को लगने का चांस बहुत ज्यादा हो जाता है। इस बात पे कोई अभी कंसेंसस नहीं है साइंटिस्ट का कि ये ज्यादा खतरनाक है या इससे बीमारी ज्यादा सीवियर होती है या नहीं, लेकिन ये जरूर हमें पता है कि ये एक से दूसरे को लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और खैबर पख्तूनख्वा में हमारे अंदाजे के मुताबिक सस्पेक्टेड तकरीबन 30 to 40% केसेस में ये ऐसा हो सकता है कि ये UK वेरिएंट मौजूद हो। अस्पतालों में मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है और जो डायग्नोस्ड केसेस आ रहे हैं उनकी तादाद इंक्रीज हो रही है। हमारे पास खैबर पख्तूनख्वा में पब्लिक हेल्थ रेफरेंस लैब और उसके साथ उसकी एफिलिएटेड 12 लेबोरेटरीज मौजूद हैं जो कि। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बिल्कुल सही आपने बताया कि 30 to 40% में है ये जो म्यूटेट है वायरस, बरतानवी वायरस। ये बच्चों में वायरस की कितने % बच्चों में जो है वायरस की तशखीस हुई है KPK में? जी बच्चों में हमारे पास शुरू में ये गुमान था कि बच्चों में चूंकि एक ऐसा रिसेप्टर जिसको ACE2 रिसेप्टर कहते हैं बच्चों के गले के साइज में, वो डेवलप नहीं होता तो बच्चों में कोविड होने के चांसेस कम होते हैं। और ये वाकई बात किसी हद तक ठीक है। हमने जो अपनी लेटेस्ट रिसर्च की है उसके मुताबिक बच्चों में 23% कोविड एंटीबॉडीज पाई गई है, जिसका मतलब ये है कि उन्होंने रिसेंट पास्ट में कोविड इन्फेक्शन गुजारा हुआ है, मुदाफ़ती निज़ाम में ये एंटीबॉडीज बनाई हुई हैं।
ये इस टाइम पॉजिटिव नहीं है। ऐसे नहीं है कि 23% बच्चे अभी कोविड पॉजिटिव हैं, लेकिन उन्होंने रिसेंट कुछ हफ्तों कुछ महीनों में ये गुजारा हुआ है। सही। जब हम एडल्ट की बात करें तो तकरीबन 54 लोगों में एंटीबॉडीज पॉजिटिव है और बच्चों में 23। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। डॉक्टर यासिर यूसुफज़ई साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा डॉक्टर इब्राहिम साहब, मैं और करना चाहूँगी कि जब कोई बच्चों में इस तरह के सिम्टम्स वालिदैन देखें कि तेज़ बुखार है या फिर दीगर सांस लेने में दुश्वारी है, इस तरह के कोई भी सिम्टम्स, तो दवा कौन सी दे सकते हैं? पैनाडोल या फिर कोई और दवा जो आप तजवीज़ करेंगे कि फौरी दवा दी जा सकती है ताकि बच्चों को आराम आए? बिल्कुल, बुखार हो तो आप पैनाडोल इस्तेमाल कर सकते हैं। एज वाइज डोज के हिसाब से कोशिश ये करनी चाहिए कि आप स्पेशलिस्ट के पास जाएं। जनरल फिजिशियन के पास तक को नॉलेज शायद नहीं होती है, वो मिस कर देते हैं क्योंकि विद इन फ्यू आवर्स ही वो रेप्लिकेट कर देता है। अगर कोविड नमूनिया है वो बहुत जल्दी रेप्लिकेट करता है और सैचुरेशन ड्रॉप करवाता है। तो बेहतर ये है कि आप हर वक्त जब भी आपको ऐसी सिचुएशन नजर आए, पसलियां चल रही हो, सांस की रफ्तार तेज हो जाए, बुखार तेज हो जाए या बच्चा बहुत ज्यादा उल्टियां करना शुरू कर दे, तो आपको स्पेशलिस्ट के पास या अच्छी इमरजेंसी में जाना है, जिससे आपको वहीं पे तशखीस हो जाए कि आया ये सिम्टम्स वायरल है, बैक्टीरियल है या ये कोविड की तरफ जा रहे हैं। अच्छा। तो आपको सिर्फ पैनाडोल पे रखना है। नेबुलाइजेशन या जितनी भी ट्रीटमेंट्स हैं वो आपको डॉक्टर के पूछे बगैर या उनके हिदायत के बगैर इस्तेमाल नहीं करनी। सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी है। बच्चों के मामले में खास तौर पर एहतियात लाजिम है। डॉक्टर सईद साहब, अहम सवाल, जब ये हम कहते हैं कि वायरस म्यूटेट हो गया है, एक नई किस्म आ गई है, तीसरी लहर है, जब इस तीसरी लहर में हम देख रहे हैं कि सूरत हाल भी तब्दील हो रही है, वायरस ज़्यादा ताकतवर हो गया है, तो ये साइनोफार्म की वैक्सीन क्या उस पर उस तरह से इफेक्टिव होगी? जी, वैक्सीन वाहिद हाल है और लकीली हमारे पास जो वैक्सीन है साइनोफार्म, ये पूरे वायरस को उसको इनएक्टिवेट करके बनाया गया है। तो ये एक वाहिद वैक्सीन अभी मौजूद जो हमारे पास है, ये बहुत इफेक्टिव है और ये तमाम जितने भी इवन अभी तक जो वेरिएंट्स आ चुके हैं उसके खिलाफ ये मौसर है। तो बिल्कुल वैक्सीन लगानी चाहिए, बड़ी तादाद में लगानी चाहिए और जितनी ज्यादा। लेकिन डॉक्टर साहब, इब्हाम मौजूद है, लोग ये भी कह रहे हैं कि वो रूसी वैक्सीन जिसकी अभी कीमत का तयन हुकूमत नहीं कर सकी है, जिसे ड्रेप ने दरामद किया है, क्या वो ज्यादा इफेक्टिव है या साइनोफार्म की वैक्सीन ज्यादा इफेक्टिव है? चारों जो वैक्सीन अब तक अप्रूव हो चुके हैं वो चारों के चारों बिल्कुल इफेक्टिव हैं। आपको जो भी वैक्सीन जब भी पहले मिल सके वो फौरन वो वैक्सीन लगानी चाहिए। और वैक्सीन जो है वाहिद हाल है, इसमें कौन सी ज़्यादा इफेक्टिव है कौन सी कम इफेक्टिव है, इस बहस से ज़्यादा बेहतर ये कि कौन सी वैक्सीन पहले मिल रही है। जो भी वैक्सीन पहले आसानी से अवेलेबल हो, दस्तयाब हो, वो लगानी चाहिए। चारों वैक्सीन सीवियरिटी ऑफ डिजीज को, हॉस्पिटलाइजेशन को और बीमारी के असर को ज़ायल करती है, कम करती है। तो इसलिए वैक्सीनेशन इस बीमारी का वाहिद हल है तदारुक का। तो वैक्सीन जो भी अवेलेबल होता है वो लगानी चाहिए और ये बिल्कुल महफूज वैक्सीन है साइनोफार्म। फिलहाल जितने भी तकरीबन 2 लाख डोजेज अब तक लगा चुके हैं और वो सारे बिल्कुल सेहतियाब है, कोई भी इस तरह की कैजुअल्टी या खतरनाक उसमें असरात पैदा नहीं हुए। सेफ है वैक्सीन, बिल्कुल सेफ है, जरूर लगवाएं। अगर ज़ाहिर हुकूमत अभी फ्री ऑफ कॉस्ट ही वैक्सीन लगा रही है, जिस उम्र के लोगों के लिए प्रोग्राम शुरू हुआ हुआ है वो ज़रूर ये वैक्सीन लगवाएं। डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ साहब, अभी तो हम बात कर रहे थे कि 5 से 16 साल तक के बच्चे हैं जिनमें ये वायरस देखा गया, लेकिन एक खबर मैंने और पढ़ी थी कि एक 4 माह के बच्चे को माँ से ये वायरस मुंतकिल हुआ। क्या ऐसा भी मुमकिन है कि नौमौलूद में ये वायरस मुंतकिल हो जाए, और अगर मुंतकिल हो जाए तो कितनी खतरनाक सूरत हाल हो सकती है एक नौमौलूद के लिए? बिल्कुल, अगर आप 1 साल पहले देखें तो जो वायरस का जो म्यूटेशन थी वो डिफरेंट थी। जो वायरस इसको अटैक नहीं कर रहा था और वो शिफ्ट नहीं हुआ था। लेकिन माँ से जब हम लास्ट प्रोग्राम्स कर रहे थे तो हम कहते थे कि माँ के साथ एसोसिएशन बच्चा रहे, बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, माँ मास्क पहने, फीड कराए, कोई इश्यूज नहीं है। लेकिन अब ये म्यूटेशन में हमने विद इन ये जो आवर्स है, ये 6 महीने का बच्चा, 3 महीने के बच्चे, 4 महीने के बच्चे या 1 साल, 2 साल, 3 साल के बच्चों को भी ये वायरल नमूनिया का असरात देखते हुए नजर आ रहे हैं। ऑन द पिक्चर, ऑन द डेटा के एक्सेस पे नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके लिए कोई टेस्ट नहीं है, स्पेसिफिक कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है। तो हमारे पास सिर्फ इन्वेस्टिगेशन यही है कि हमारा तजुर्बा है और साथ में एक्सेस है। तो अवॉइड करने का यही है कि अगर माँ को अगर है तो एक तो माँ को जो वैक्सीन है वो वैक्सीन कराना जरूरी है। जैसे सर ने कहा
कि वैक्सीन हमारे पास फाइनल सोल्यूशन है और कोई सोल्यूशन नहीं है। लेकिन जाहिर डॉक्टर आप जानते हैं ना कि अभी एक प्रोग्राम के तहत, एक प्रोसेस के तहत, एक उम्र के हिसाब से लोगों को वैक्सीन हुकूमत फ्री ऑफ कॉस्ट लगा रही है और दूसरी वैक्सीन की कीमत का भी तयन नहीं हो सका है, तो ये मामला इन प्रोसेस है। खैर बहुत शुक्रिया डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ साहब, आपका भी, डॉक्टर सईद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मामले में मैं यही कहना चाहूँगी, स्टोरी चेंज करने से पहले कि एहतियात लाजिम है, और अगर आप इस उम्र में हैं और आपको वैक्सीन लग रही है उस प्रोग्राम के तहत ज़रूर वैक्सीन लगाएं, इसमें कोई शक व शुबहात को दूर कर दीजिए, ये वैक्सीन महफूज है। आगे बढ़ेंगे और ज़ाहिर एक अहम जो सूरत हाल है वो है IMF के हवाले से। IMF की नई शराइत हैं, नए कवानीन हैं, वो किस तरह से असरअंदाज हो रहे हैं आवाम पर। IMF के खड़े शराइत ने हुकूमत पाकिस्तान को नए कवानीन लाने पर मजबूर कर दिया है और हुकूमत ने इन पर अमल दरामद के लिए अपनी कोशिशें भी शुरू कर दी हैं। गुज़िश्ता दिनों सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने टैक्स कवानीन तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 जारी किया। कवानीन में 75 से ज़ायद तरमीम की गई और 62 इदारों को टैक्स क्रेडिट की सहूलत दी गई है। अब ये टैक्स कवानीन तरमीमी ऑर्डिनेंस जो कि 2021 है, इसके तहत कारोबारी मकामात पर NTN या फिर बिजनेस कार्ड आवेजा करना लाजमी करार दे दिया गया है। ऑर्डिनेंस के तहत फ्रेश ग्रेजुएट्स और फिल्म इंडस्ट्री को हासिल टैक्स छूट भी वापस ले ली गई है। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी कि PCB समेत खेलों की तमाम तंजीमों की टैक्स छूट टैक्स क्रेडिट में तब्दील कर दी गई है और IMF शराइत के तहत नए टैक्स सिस्टम का इतलाक भी शुरू हो गया है। दूसरी जानिब हुकूमत ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट 1956 में तरमीम तजवीज़ की हैं और इसे मज़ीद खुद मुख्तार करने का फैसला किया गया है। तजवीज़ करदा तरमीम के मुताबिक स्टेट बैंक की बुनियादी जिम्मेदारी महंगाई पर काबू और मालियाती निज़ाम में इस्तेहकाम लाना होगी और स्टेट बैंक हुकूमत को उधार देने का पाबंद नहीं होगा। अगर स्टेट बैंक में सरमाए और ज़खायर मनफी सतह पर गिर जाते हैं तो वफाकी हुकूमत को इसे ज़रूरी रकम फराहम करना पड़ेगी और तरमीम के तहत NAB, FIA और दूसरे वफाकी या सूबाई इदारे बैंक के गवर्नर, डायरेक्टर्स और मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकेंगे। स्टेट बैंक के कानून के तहत मुल्क की मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसियों को मजबूत रखने के लिए एक कोऑर्डिनेशन बोर्ड होता है। ताहम तरमीम के तहत अब गवर्नर स्टेट बैंक और वजीर ख़जाना बाहमी राब्ते से ये काम करेंगे और गवर्नर स्टेट बैंक की मुद्दत मुलाजमत 3 साल के बजाय अब 5 साल होगी। मौजूदा कानून सदर को इख्तियार हासिल है कि वो जिम्मेदारियां ना निभाने पर गवर्नर को इस ओहदे से हटा सकता है और मौजूदा कानून के तहत देही इलाकों, सनती शोबों, हाउसिंग और दूसरे शोबों के लिए स्टेट बैंक का कर्ज लाजिम है और मौजूदा तरमीम के तहत हुकूमत की जानिब से ऐसे शोबों के लिए जो कर्ज की फराहमी का सिलसिला है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसका असर क्या पड़ेगा हमारी मुआशी सूरत हाल पर जो कि वैसे ही ख़राब है और अब ये तरमीम जो है वो किस तरीके से हमारी मुआशी सूरत हाल पर असरअंदाज होगी। और अब ज़ाहिर है आप सब जानते हैं कि जो वफाकी वज़ीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख उनको हटा दिया गया है, हम्माद अज़हर को इसकी इजाफी जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं और उसकी वजह हुकूमत का कहना है कि वो महंगाई कंट्रोल नहीं कर सके हैं। क्या ये मुजवज़ा कानून जो है ये जो महंगाई है उसको कंट्रोल कर सकेगा? हुकूमत के पास प्लान क्या है कि क्या इससे ज़्यादा मामला ख़राब नहीं हो जाएंगे? शौकत बसरा साहब मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। बसरा साहब, क्या सोच रही है हुकूमत? अभी तक ये तीसरे वजीर ख़जाना है हुकूमत के, अब हम्माद अज़हर जिनको इजाफी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं वजारत ख़जाना की, क्या आपको लगता है हुकूमत ये समझ रही है कि महंगाई कंट्रोल करने के लिए उसके पास कोई पॉलिसी है? सुमैया, पहली बात तो आपकी बात से एक तो मैं इत्तेफाक करता हूँ, जब तक हमारी ये जो मालियाती इदारे हैं, खा वो IMF है, खा वर्ल्ड बैंक है, खा एशियन बैंक है, जब तक हमारी इनसे जान नहीं छूटती हमारे जो फाइनेंशियल सिचुएशन है, जो माशी हालात हैं, वो बेहतरी की तरफ नहीं बढ़ सकते। इसमें कतई दो राय नहीं है। और बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारे मुल्क को आज़ाद हुए आज 70-72 साल हो गए हैं। इन 70 सालों में तहरीक इंसाफ तो कहीं हुकूमत में नहीं रही, जो आमरीत रही और जो बाकी जमातें रूल करती रहीं, वहाँ पे बजाय इसके कि हम अपने आप को अपने जो सेल्फ सफिशेंट होते, जो हमारे पास रिसोर्सेज थे, हम उन पे गुजारा करते, हम लोगों ने उनसे कर्ज ले के खाने को हमारे पास कहते पल्ले नहीं तेला ते कर दी फिर दी मेला मेला। हमारे पास जब इतने वसाइल ही नहीं है कि हम वो कर्ज लेते हैं। वसाइल का पता तो आप लोगों को पहले से होगा ना कि क्या वसाइल हैं मुल्क के पास और क्या नहीं है। लेकिन अभी जो ये बड़ी सर एक चीज मेरी सुन लें कि ये जो आप लोगों ने नए कवानीन IMF के और स्टेट बैंक अपना ही हुकूमत को कर्जा दे सकेगा और अगर स्टेट बैंक को कहीं खसारा होता है या कोई मामला खराब होते हैं तो हुकूमत उसको रकम फराम करेगी। हुकूमत कहाँ से रकम फराम करेगी? हुकूमत के पास कौन से वसाइल है जो वो रकम फराम करेगी?
मैं सिर्फ एक फ़िक्रा कह के, तो ये जो हमने 70 साल के ये जो घिसा पिटा मामला हम करते रहे, अपने आप को खाने को हमारे पास यहाँ था कुछ नहीं, ईरान भी तो हमारे साथ है ना, क्या उसका किसी ने बिगाड़ लिया? अगर हम ये कर्जों की लानत में ना जाते, सर कर्जों की लानत में अफसोस के साथ हुकूमत ज्यादा चली गई है। पॉइंट टेकन। मैं जरा सलमान शाह साहब से बात कर लूं, मुआहिर मौशियात हैं। बहुत शुक्रिया सलमान शाह साहब आपका। ये जो स्टेट बैंक के हवाले से हुकूमत अब सब कुछ जो करने जा रही है, IMF की नई शराइतें, नए कवानीन हैं, और खासतौर पर सर इस पॉइंट पर रोशनी डालिएगा कि अगर कहीं स्टेट बैंक को कोई मालियाती खसारा बर्दाश्त करना पड़ता है तो हुकूमत पाकिस्तान उसे रकम की फराहमी करेगी। आप मुझे बताइएगा सर ये कैसे करेगी, और क्या मईशत पर इसके मजीद मनफी असरात मुरतब नहीं होंगे? नहीं, आई थिंक वो तमाम जितने भी पाकिस्तान के अदारे हैं, जब भी उनका कोई होता है तो हुकूमत ही देती है। अगर वापडा को दे सकते हैं आप, पेप्को को देते हैं, तमाम जो कंपनियां जो IPPs में चला रहे हैं, ये डिस्कोज और जेनकोज और ये सारे ये हुकूमत के बजट से पैसे लेते हैं। तो बेसिकली बात ये है कि जितनी भी हुकूमत के अदारे होते हैं उनका और उस मकसद के लिए उनको ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस दी जाती है ताकि वो उसको पूरा कर सकें, और जब वो अपना काम पूरा करते हैं तो उनकी इंडिपेंडेंस जो है वो उस पर मजरूह नहीं होना चाहिए। उनकी अकाउंटेबिलिटी डेफिनेटली होनी चाहिए, वो पार्लियामेंट में हो या कैबिनेट में हो, वो बातें सारी डिस्कस हो सकती हैं। पार्लियामेंट में अब एक्ट चले गया, वहाँ पे वो प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देंगे और प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी का भी निज़ाम बनाना पड़ेगा। अब हमारे ऑडिटर जनरल साहब हैं, उनका पद्धति है, लेकिन वो ऑडिटर जनरल पार्लियामेंट को रिपोर्ट करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है सर, लेकिन पार्लियामेंट का किरदार आपके सामने। मैं आपसे मजीद बात करना, ब्रेक का कहा जा रहा है, आप प्लीज मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि BBC की रिपोर्ट ये कहती है कि जो स्टेट बैंक का नया किरदार से मुल्क की मुआशी तरक्की को सबसे नीचे रखा गया है। फिर क्या होगा, इस ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक टू द शो। हम बात करें कि स्टेट बैंक की जो अब पाकिस्तान, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को मज़ीद खुद मुख्तार बनाने के लिए जो जा रही है हुकूमत पाकिस्तान, IMF की पाकिस्तान को कर्ज देने की शराइत पर यह किया गया है कि वाकई ये इदारा खुद मुख्तार होगा या फिर मुआशी तरक्की वो मज़ीद नीचे चली जाएगी। सलमान शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान शाह साहब, क्योंकि स्टेट बैंक की जो नया किरदार है उसमें मुल्क की मुआशी तरक्की को सबसे नीचे रखा गया है, आप समझते हैं खतरनाक नहीं होगा मुल्क की मईशत के लिए? देखिए, मुल्क की मईशत के लिए अदारे बेशुमार हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, प्लानिंग डिवीजन है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है, आपकी एनर्जी मिनिस्ट्री है। ये तमाम के तमाम इनका फर्जी है पाकिस्तान की डेवलपमेंट करना। स्टेट बैंक का काम है कि वो एक मुस्तहकम एनवायरनमेंट दें जिसमें इन्वेस्टमेंट आ सके, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट कर सके, इन्फ्लेशन काबू में रहे, मुनासिब रहे ताकि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस ना हो और उससे अनसर्टेनिटी ना पैदा हो। तो ये काम जो है ये स्टेट बैंक के हैं। अब सारे काम स्टेट बैंक के ऊपर ला देंगे तो हुकूमत का फिर क्या काम है? हुकूमत के इदारों को भी अपनी परफॉर्मेंस पूरी तरीके से देनी पड़ेगी और पूरा निज़ाम जो हुकूमत का होता है उसका हिस्सा ही है स्टेट बैंक भी। स्टेट बैंक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से कोई अलग चीज़ नहीं है। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के मिनिस्टर उसके इंचार्ज हैं, स्टेट बैंक के इंचार्ज। लेकिन यहाँ बड़ा अहम सवाल है ना सलमान शाह साहब, अगर मिनिस्टर 3 दफ़ा चेंज हों और हुकूमत ये तयन ना कर सके कि कौन सा मिनिस्टर हम लगाएं जो महंगाई को कंट्रोल कर सके, तो क्या आपको लगता है कि आगे आने वाला बजट भी आवाम दोस्त होगा, सूरत हाल मईशत के हवाले से बेहतर हो जाएगी? हम जानते हैं 70 साल में पहली दफ़ा GDP मनफी पर चली गई थी, तो अब आपको लगता है कि अब हुकूमत की पॉलिसीज़ ठीक हैं और सही ट्रैक पर चल पड़ी है हुकूमत? देखें, आपकी बहुत सी चीज़ें बड़ी अच्छी चल रही हैं। आपकी रुपया जो है वो स्टेबल हो चुका है, आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो चल पड़ी है, आपकी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो उठ रही हैं,
कोरोना की अब ये तीसरी वेव आ गई है, जिसकी वजह से अब हमें परेशानी जरूर होगी, क्योंकि लॉकडाउन होंगे, जिसकी वजह से इकोनॉमी पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट तो आता है। ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि शादी घर बंद हो रहे हैं, रेस्टोरेंट्स बंद हो रहे हैं, और पूरी सर्विस इंडस्ट्री जिसमें होटल्स हैं, इनके ऊपर एक मनफी आएगा जरूर इम्पैक्ट। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम थोड़ा सा अपनी एहतियात कर लें और हम अपनी फैक्ट्रीज और कारखाने चले जाएं और हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो भी होती जाएं, तो हम इंशाल्लाह इससे कोप कर लेंगे। सो आई थिंक कि बहुत सी पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, बट स्टिल मुश्किल हालात हैं। इससे कोई बंदा नहीं ये कह सकता कि बहुत आसान काम है, मुश्किल काम है, लेकिन डायरेक्शन सही में जा रही। चलें, डायरेक्शन सही है, काम मुश्किल है लेकिन बेहतर हो जाएंगी चीज़ें। सलमान शाह साहब बहुत शुक्रिया, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नादिर गबोल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, और गौस मोहम्मद खान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद हैं। अब ज़ाहिर इन हाउस तब्दीली की पंजाब में बातें कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो इंदिया दे चुकी है कि इन हाउस तब्दीली हम लेकर आएंगे। अब वो इन हाउस तब्दीली के लिए नंबर गेम क्या है और क्या ऐसा हो सकेगा? नादिर कबूल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है? पहले तो एक तरह से आप लोगों ने पीडीएम से अपने आप को अलग ही कर लिया है, अलग ही ट्रैक पर आप लोग चल रहे हैं। पहला सवाल तो ये कि पीडीएम के साथ क्या चल पाएगी पीपल्स पार्टी? दूसरा ये कि इन हाउस तब्दीली की पंजाब में जो आप लोग बातें कर रहे हैं, क्या इस पोजीशन में हैं आप लोग, और क्या वाकई पे नून लीग से मुशावरत करके ही सब कुछ होगा? देखिए, पीडीएम में मिसअंडरस्टैंडिंग ज़रूर आई है, मगर हमने मुअत्तल या ख़त्म नहीं किया पीडीएम को। और पीपल्स पार्टी अभी भी कह रही है कि अपोजिशन को मुत्तहिद होना चाहिए और सेम ट्रैक पे होना चाहिए। इंशाल्लाह सूरत हाल आप देखेंगी आने वाले दिनों में बेहतर हो जाएंगे। जहाँ तक इन हाउस तब्दीली की बात है, नंबर गेम्स तो देखिए से जो नून लीग है वो लार्जेस्ट सिंगल पार्टी थी पंजाब असेंबली के अंदर, और पीटीआई इत्तेहादियों की मदद से, काफ लीग वगैरह की मदद से गवर्नमेंट फॉर्म कर सकी थी। तो आज भी अगर आप देखें तो अपोजिशन की जो जमातें हैं, अगर वो इकट्ठी हो जाएं तो वेरी इजीली वो इन हाउस तब्दीली ला सकती हैं। और वैसे भी बुज़दार साहब की जो परफॉर्मेंस है उससे कोई भी खुश नहीं है पंजाब असेंबली के अंदर। पंजाब के अंदर ऑलरेडी इस तरह की बातें काफ़ी टाइम से गर्दिश कर रही हैं कि बुज़दार साहब इतने ज़रूरी नहीं है या इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि उनकी वजह से पूरे असेंबली को हाईजैक किया जाए। और पीटीआई के अपने अराकीन इतने सारे हैं जो खुश नहीं है। जब आपने देखा कि चले आप ये दावा कर रहे हैं ना कि पीटीआई के लोग खुश नहीं हैं, जरा देख लेते हैं, गौस मोहम्मद साहब से बात करते हैं। और साहब आप जरा बताइएगा कि कितने लोग राब्ते में हैं? 20 से 25 तो फिगर आ रहा है, कितने लोग हैं जो राब्ते में हैं? और इन हाउस तब्दीली के जो आप लोग बातें कर रहे हैं वो किस हद तक मुमकिन हो सकेंगी? कैसे तोहफा देंगे आप ईद पर इन हाउस तब्दीली का? जी देखिए, हमारी पार्टी ने अभी इस पे कोई होमवर्क शुरू नहीं किया कि उसको अदब इत्तेमाद लाया जाए। अच्छा, तो उस पर कुछ कहना बनता है। पहले तो इसको गुलजार साहब को हटाने का मसला है। पहले अगर पीपल्स पार्टी चाहती है कि पंजाब में तब्दीली आए, तो फिर उसके लिए हमें अपने नंबर शो करें ना, कितने नंबर इसके पास हैं, कि उसके लिए हम उसको तहरीक पेश भी कर दें, और फिर वो अगर गुजार नहीं भी रहता तो और ज्यादा मजबूत होगा। तो कोई बातचीत नहीं की पीपल्स पार्टी ने आपसे? नहीं, हमारे से कोई ऐसी मेरे इनमें नहीं है कोई ऐसी बात की, और अभी तक कोई एप्लीकेबल नहीं है। एक उन्होंने कहा, वो ये कहते हैं पीपल्स पार्टी वाले कि देखो हमने जिस तरह कौमी असम्बली में सेनेट का इलेक्शन था तो उसमें यूसुफ गिलानी को जिताया था, तो इस तरह हम उनकी हुकूमत भी ला सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमारी जब जिस तरह की कुछ सेनेट का भी नया वाक़या हुआ, इस सेनेट में पीपल्स पार्टी का रोल रहा है, तो हमारी पार्टी को काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात है। तो इसको कभी तो इसके लिए काफी सोच विचार के बाद काम होगा। अच्छा, हम तो चाहते हैं कि जी अगर हम आ भी जाए तो हमें अक्सरियत ना हो पंजाब असेंबली में, या 1-2 अरकान की अक्सरियत हो, तो पंजाब बहुत बड़ा सूबा है जिसके पास जब तक कितनी मेजॉरिटी 2/3 मेजॉरिटी न हो। चले पहले आप लोग आपस में बातचीत कर लें, बेहतर ये होगा, क्योंकि जाहिर है जब तक अपोजिशन की जमातें मिलकर कोई फैसला नहीं करेंगी कैसे आएगी पंजाब में ना उस तब्दीली। बसरा साहब, आप लोग कितने मुतमईन है कि आपके लोग इन लोगों से राब्ते में नहीं है और सब कुछ ठीक है और उस्मान बुज़दार साहब कहीं नहीं जा रहे? सुमैया, आप इन दोनों को ज़बरदस्ती क्यों मिलाना चाहती हैं? सर मैं क्यों मिलाना? ये तो एक दूसरे को अब एक दूसरे को सिलेक्टेड कहने पे आ गए हैं। हाँ। और फिर कहते हैं कि अभी मरियम बीबी ने ताज़ा बयान दिया है कि एक ज़रदारी सब पे भारी शर्मिंदगी वाला नारा है। फिर उन्होंने कहा हमें इनकी ज़रूरत ही नहीं है।
फिर मरियम बीबी फरमाती हैं जरदार बिलावल साहब को कि ये अब सिलेक्ट होने जा रहे हैं। लेकिन गुजारिश ये है, कौन सिलेक्ट कर रहा है? आप लोग सिलेक्ट कर रहे हैं? नहीं सुने नहीं, मरियम बीबी का बयान निकाल जो ट्वीट किया उन्होंने, जो उन्होंने ट्वीट किया है। सर आप क्यों इतना खुश हो रहे हैं इनके लड़ने से? आपको क्यों इतनी खुशी हो रही है? हम इसलिए खुश हो रहे हैं, मैं बताता हूँ हम क्यों खुश हो रहे हैं। देखिए, जो इनका अंजाम यही होना था, क्योंकि ये एक गैर फितरी गैर नजरियाती इत्तेहाद था जो सिर्फ और सिर्फ इस बुनियाद पर कायम हुआ था कि हमने जो इमरान खान NRO नहीं दे रहे हैं, जो हमारी लूट मार और करप्शन पे आंखें बंद नहीं कर रहे हैं, वो हमें केसेस को बंद करवाने में हमारी हेल्प नहीं कर रहे हैं, तो ये सब इसलिए इकट्ठे हुए थे। वरना 2.5 साल पहले तक यही पार्टियां हैं ना जो आप 70 साल देख लें, एक दूसरे को डाकू चोर लुटेरा और पेट फाड़ना और अली बाबा 40 चोर कहती रही। और अगर सबसे समझिए इंपॉर्टेंट बात, मैं ये समझता हूँ इनका आईनी सियासी जमहूरी हक है, लेकर आए ये अपना तहरीक अदम इत्माद। लेकिन एक बात आप जहन में रखें, पीपल्स पार्टी के आप काम देखें, मैं कहता हूँ वेल प्लेड। गबोल साहब जो खुश है ना, बहुत अच्छा खेले हैं ये। आप अंदाज़ा ये करें कहाँ से लेके चले और बंद गली में डाल दिया है। मैं आपको अंदर की खबर दे देता हूँ, ये जो पीपल्स पार्टी अब गेम कर रही है ना, वो क्या कर रही है। पीपल्स पार्टी, आपको याद होगा कि कुछ एक वीडियो लीक हुई है जिसमें 4 लोग कॉन्फ्रेंस में थे, जिसमें मरियम बीबी थी, मियां नवाज शरीफ साहब थे, हमजा शहबाज थे और इसहाक डार साहब थे। उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल नहीं, हमने तब्दीली नहीं लेके आनी। अब गेम प्लान और है। अच्छा। उस वक्त ये परवेज लाई साहब को भी बनाना चाहते थे। अब गेम प्लान ये है कि वो जो हम शीन और नून की बातें सुन रहे थे, अब हमजा शहबाज बाहर आ गए हैं, मियां शहबाज शरीफ साहब की दरखास्त मानद दायर हो चुकी है। असल में पीपल्स पार्टी का गठजोड़ हो रहा है शीन लीग के साथ। अच्छा, अब ये आप देखेंगे जो चलें, जो खबर आप दे रहे हैं ना, मैं खुद पूछ लेती हूँ ना भाई। देखिए, पीपल्स पार्टी जवाब दे। नादिर कबूल साहब, पहले तो आप लोग तय कर लें कि आप लोग किसके साथ चलना चाहते हैं। ये जो आप पर इल्जामात लग रहे हैं, अब हुक्मरान जमात ये कह रही है कि आप लोग शीन लीग के साथ चलना चाहते हैं। नून लीग तो कहती है कोई अलग अलग लीग नहीं है, एक ही है नून लीग। ये शीन लीग कौन सी है? और आप क्या वाकई आप चाहते हैं कि हमजा से बातचीत हो और मरियम से कोई बात ना हो? नहीं, देखें, मरियम साहिबा ने भी खुद बोला है कि उनके बिलावल भुट्टो साहब से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और बिलावल भुट्टो साहब ने भी यही चीज़ रिटेरेट की है कि हमारे ताल्लुकात मरियम बीवी के साथ काफ़ी अच्छे हैं। अच्छा, तो नून लीग की जो बात, वो तो उनके इंटरनल उनके इश्यूज हैं, वो अगर हैं या नहीं है। क्या गबोल साहब, नहीं चले मान लेना, बसरा साहब मान ले, बिलावल साहब को, बिलावल साहब कहा है कि ये सिलेक्ट होने जा रहे हैं, ये नया सब्स्टिट्यूट तैयार हो रहा है। ये फिक्रा भी तो उन्होंने नहीं कहा हुआ है ना, ये नहीं आपको याद? जी नादिर, नहीं, देखें, ये मीडिया की बात अलग है। वो बात है कि गैरों की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, टोटल 6 मेंबर हैं इनके पास पंजाब असेंबली में, और आए हैं। वो तो कह रहे हैं आपके 23-24 लोग हमसे राब्ते में हैं, तब भी क्या हो पाएगा? नून लीग कह रही है हमसे तो बात ही नहीं करी है, आपस में पीपल्स पार्टी ने खुद ही तय कर लिया है। उसी तरह राब्ते में है जिस तरह सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन में राब्ते में थे, उसी तरह राब्ते में है जिस तरह चेयरमैन सेनेट नून लीग ने बनाना था तो बन पीपल्स पार्टी का गया। जाने दें बातों को। अच्छा गौस साहब, जरा आखिरी आप मौक़िफ़ दे दें, मुझे ब्रेक लेनी है। कि चलें ठीक है, इनके पास तो नंबर गेम नहीं है, आप पीपल्स पार्टी और नून लीग की क्या राहें वाक़ईतन जुदा होने जा रही हैं और पीडीएम खत्म हो चुकी है, टाई फिश हो चुकी है? ये मैं तो ये कुछ कहना कबल वक्त है, अभी कोई पीडीएम नहीं टूटा हुआ। और मौलाना साहब भी ऑप्टिमिस्टिक हैं, वो कहते हैं कि जी उन्होंने हमें पैगाम दिया है और उस पार्टी को भी बयानबाजी अपने अरकान को रोके, और वो बयानबाजी सारे रोके। अब जिस चीज़ पे इख्तलाफ है, अब उस पर बैठ के बात होगी। 4 अप्रैल तक पीपल्स पार्टी ने टाइम मांगा है, उसके बाद फिर पीडीएम की मीटिंग होगी और उसमें तय होगा कि नेक्स्ट क्या करना है, पंजाब में तब्दील लाना है नहीं लाना है। तो ये जो शौकत बसरा साहब एक हमें ताने दे रहे हैं ना कि ये कर देंगे और वो कर देंगे, शौकत बसरा साहब को कहें कि वो एक इशारा कर रहे थे कि शायद बनी हुई बयान दिया था कि एक और सिलेक्टेड तैयार हो रहा है, और कार्बन बिलावल ने जवाब दिया था कि शायद कोई वो पंजाब के सियासी खानदान है, वो थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो बाद में क्लियर हो गई इसमें। तो सिलेक्टेड तो सिलेक्ट होगा, जो सिलेक्टेड टीम है, जो पार्टी सिलेक्टेड है इमरान खान की टीम, उनमें से कोई तैयार होगा ना, हमारे में से कोई तैयार नहीं होगा। हम तो चाहते हैं कि नया इलेक्शन हो। पीपल्स पार्टी को ये भी है कि आप कहते हैं कि भाई जाहिर है लीडर है हमारा, लेकिन लीडर
को तो मुल्क में होना चाहिए, लीडर मुल्क से बाहर क्यों है? हमारे लोग तो जेलों में रहें, सजाएं भुगतें और आपके लोग बाहर जाके बैठ जाएं। तो ये एतराज़ ही पीपल्स पार्टी को नून लीग से है। और क्या नून लीग एतराज़ जरूर करेगी आगे आने वाले दिनों में? क्योंकि आसिफ अली ज़रदारी साहब तो बारहा ये बात कह चुके हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को मुल्क में आना चाहिए अगर वो चाहते हैं कि PDM कामयाब हो। आगे आने वाले दिनों में ये सवाल ज़रूर उठाएंगे, इसका जवाब भी लेंगे। तमाम हज़रात का बहुत शुक्रिया, शौकत बसर साहब आपका भी, गौस साहब आपका और नादिर गबोल साहब आपका भी। वापस आएंगे ब्रेक के बाद तो बात करेंगे कि क्या वजह है कि हमारे पास ज़ैनब एक्ट बिल भी आ चुका लेकिन वो नाफिज़ुल अमल नहीं हो रहा और रेप केसेस इतने ज़्यादा क्यों बढ़ रहे हैं। इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक। कोहाट की नन्ही 4 साला हरीम हो या फैसलाबाद की 5 साला बच्ची, इसको रेप के बाद कत्ल करने वाला उसका अपना सौतेरा बाप था। सवाल ये है कि कोई भी बच्ची हो जिसका नाम ज़ैनब हो, हरीम हो या फातिमा, क्यों ये रेप केसेस बढ़ रहे हैं? ज़ैनब एक्ट बिल भी आ चुका लेकिन वो नाफिज़ुल अमल अब तक क्यों ना हो सका? हुकूमत ज़्यादती के हवाले से कवानीन भी नए लेकर आ रही है लेकिन उसके बावजूद ज़्यादती केसेस बढ़ते क्यों जा रहे हैं? इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बैरिस्टर अमरीन कुरैशी साहिबा जो कि मेंबर रेप ऑर्डिनेंस कमेटी भी हैं। बहुत शुक्रिया अमरीन कुरैशी साहिबा, आप उस कमेटी का हिस्सा हैं। वहाँ क्या मामला तय हुए हैं? बच्चों के हवाले से केसेस हम देख रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? हुकूमत के क्या आगे के प्लान्स हैं? ज़ाहिर ज़ैनब एक्ट बिल है, वो है तो, लेकिन वो नाफिजुल अमल अभी तक ना हुआ। अस्सलाम वालेकुम जी। बिल्कुल कोई डाउट नहीं है इस बात का कि पाकिस्तान में रेप के केसेस बहुत हैं मगर उसमें जो कन्विक्शन रेट है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। और ये इसकी वजह से ही ये जो ऑर्डिनेंस है, जो एंटी रेप इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल ऑर्डिनेंस 2020 का जो है, ये इसलिए बना है ताकि लॉ को इम्प्लीमेंट किया जाए। और हमारी जो कमेटी है जिसका आपने मेंशन किया है, हमारा ये काम है कि हम इस चीज को अब देखें कि क्यों नहीं हो रहा, कहाँ पे लूप होल्स हैं, क्या चीजें हैं जिसकी वजह से ज़ैनब या हरीम और ऐसे बच्चे जिनको इंसाफ नहीं मिलता, और उसके बाद अगर इंसाफ मिलता भी है, अगर रीसेंट आप सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट देखें, वो 2012 में केस चल रहा था और अभी आके ये एक जजमेंट आई है, तो इतना ज्यादा टाइम हो जाता है कि आपको डिसीजन लेते हुए आपका पूरी एक आपकी एज, आपका पूरा एक लाइफ का हिस्सा गुजर जाता है कि आपको इंसाफ मिले। तो ये चीजें जो है ये हुकूमत ने हाईलाइट की हैं और बैरिस्टर मालिका बुखारी जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं वो हेड कर रही हैं, और इसमें हम है और जो पब्लिक का हिस्सा है इन फॉर्म ऑफ लॉयर्स, रिटायर्ड जजेस और एज वेल एज गवर्नमेंट में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मिनिस्ट्रीज डिफरेंट लेवल की, और उसके अलावा आपके पास ब्यूरोक्रेट्स हैं, आपके पास पुलिस के लोग हैं, प्रोसिक्यूशन के हैं, मेडिकल ऑफिसर, हम लोग अब बैठ के एक काम कर रहे हैं कि इसको हमने कैसे इम्प्लीमेंट करना है, और ये चीज इंशाल्लाह। अच्छा अमरीन साहिबा, ये कमेटी कब बनी, इसको कितना अर्सा हुआ और अब तक आप लोग इस पर कितना काम कर चुके हैं? देखिए जी, हमारी मीटिंग का पहला जो सेशन था वो कल था, तो वी हैव जस्ट बीन अपॉइंटेड, और हमारा इस वक्त हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं। हमारे बड़ी सेक्शंस हैं, मैं थोड़ा सा आपको हाईलाइट करना चाह रही हूँ कि कुछ चीजें हैं जो पहले नहीं थी, जैसे कि हमने अब जो इस ऑर्डिनेंस के तहत स्पेशल कोर्ट्स बन रही हैं। स्पेशल कोर्ट सिर्फ डील करेंगी रेप केसेस औरतों के और बच्चों के, उसके अलावा जो है एंटी रेप क्राइसिस सेल है। प्रॉब्लम ये होता है कि जब भी कोई बच्चा या बच्ची रेप होता है या कोई औरत होती है, आपके पास कोई और तरीका नहीं है रिपोर्ट करने का सवाए इसके कि आप चले जाएं थाने में जाके इन्वेस्टिगेशन में वहां पे उसको 10,000 5,000 दे दें तो जी इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है, गलत ले जाते हैं। और ना सिर्फ ये, सॉरी टू इंटरप्ट यू, ना सिर्फ ये, जो प्रोसिक्यूशन है आपकी, जिस तरह तफ्तीश का अमल मुकम्मल होता है, वो इतना ज्यादा जहनी दबाव का शिकार हो जाता है जो मुतासरा शख्स होता है कि वो समझता है कि इससे बेहतर एक केस वापस ले लिया जाए। एब्सोल्युटली, क्योंकि उसका जो ट्रॉमा होता है, उस एक ट्रॉमे से वो खत्म होता है तो नेक्स्ट ट्रॉमा शुरू हो जाता है जहाँ पे उनसे सवाल किए जाते हैं, और उस वक्त उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ उस वक्त इतनी वनरेबल होती है कि उससे निकलना और उसको प्रोटेक्ट करना बड़ा जरूरी है, ना सिर्फ औरतों को बट ऑब्वियसली स्पेशली बच्चों के लिए। सो दैट इज वाई एंटी रेप क्राइसिस सेल्स बन रहे हैं पब्लिक हॉस्पिटल्स में,
वहाँ पे तो ये ट्रेनिंग किस तरह काम करेंगे, इस प्रोसिक्यूशन के बारे से किस तरह काम करेंगे? प्रोसिक्यूशन में 3-4 चीजें हैं। एक तो ऑब्वियसली आपकी रिपोर्टिंग किस तरीके से होगी, आपने किस तरीके से केस लिखना है। दूसरी बात ये कि फोरेंसिक्स जो डिपार्टमेंट है दैट विल हेल्प इन टू द प्रोसिक्यूशन। फोरेंसिक का डिपार्टमेंट जो है हमारे पास एक लाहौर में है, केस अगर कराची में हुआ है किसी एक छोटी सी या किसी छोटी सी जगह पे, तो वो सारा जो DNA का वो आता है प्रोसीजर फॉलो अप करने के लिए लाहौर। तो दिस इज अनदर थिंग दैट वी आर लुकिंग एट कि किस तरीके से हम इसको एक्सपैंड करें ताकि ये हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट पे, हर तहसील पे ये चीजें अवेलेबल हो। DNA रेप किट्स जो होती हैं जो फौरन विद इन 6 आवर्स वी आर होपिंग कि ये जो आपका एंटी रेप क्राइसिस सेल जो है वहां पे हमने विद इन 6 आवर्स जो मेडिकल लीगल एग्जामिनेशन होता है वो हम करें, बिकॉज वो कन्विक्शन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो 99 रेट होता है कन्विक्शन लेने के लिए, और कन्विक्शन रेट बहुत कम है पाकिस्तान का, तो बहुत ही सीरियस मामला है। अच्छा, ये बस मुझे आखिर में अमरीन को अच्छे से बता दीजिएगा, अब जो केसेस, कई ऐसे भी केसेस हैं जो रिपोर्ट ही नहीं होते, लोग चाहते ही नहीं है वो रिपोर्ट हो, उस पर किस तरह काम कर रहे हैं आप लोग? देखिए, ये एक रिकमेंडेशन है जो मैंने कल दी थी, अब देखें कि हम उस पर किस तरीके से काम करें। मेरा जो एक सजेशन थी वो ये थी कि एंटी रेप क्राइसिस सेल में हम ये ऑप्शन दें लोगों को कि जिन्होंने आगे प्रोसिक्यूट नहीं करना, या कोई 4 साल हो गए हैं, 5 साल हो गए, मगर वो आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं कि कौन सा इंसान है, कौन सा शख्स है जिन्होंने उसके साथ ज्यादती की है, वो कर सकें विदाउट गिविंग देम द प्रेशर ऑफ एक्चुअली फाइलिंग द FIR, स्पेशली इन केसेस वेयर बहुत टाइम गुजर गया हो। वो हमारे बहुत जरूरी होगा, बहुत ज़रूरी होगा। लेट्स होपिंग कि आप लोग उसी तरीके से काम करें इस तरह से लोग उम्मीद करें। बहुत शुक्रिया आपका बैरिस्टर अमरीन कुरैशी, बड़ी हाथ से जो है वो गुफ्तगू, बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू हुई, और इस गुफ्तगू से मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आगे जाकर ये जो आपका एंटी रेप क्राइसिस सेल है ये और बेहतर तरीके से काम करेगा, और अल्लाह करे कि ऐसा हो कि इबरत का निशान बनाए जाए ऐसे रेप केसेस जो लोग करते हैं, रेप करते हैं, और आगे इस तरह के केसेस हम ना आपको दें और ना रिपोर्ट हों। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।